हेलो एवरीवन, स्वागत है एग्जाम संधान में। कल्पना कीजिए, अगर जमीन उपजाऊ न रहे, फसलें न उगें, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? उत्तर है नहीं। आज हम बात करेंगे भूमि निम्नीकरण की, लैंड डिग्रेडेशन की, एक ऐसी समस्या जो भारत के भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम संधान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भूमि निम्नीकरण क्या है, भारत में यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। तो इस चैप्टर को देखिए, इस टॉपिक को, भारत में भूमि निम्नीकरण। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर लगाए हुए हैं आपके लिए। यहाँ पर ये पिक्चर है जो मृदा अपरदन को दर्शा रहा है। यहाँ पर ये दोनों पिक्चर खनन से खराब हुई भूमि को दर्शा रहा है, और ये पिक्चर पशुओं के चरने से खराब होने वाली भूमि को दर्शा रहा है। पहले हम भूमि निम्नीकरण की परिभाषा को जानते हैं। जब भूमि की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो भूमि निम्नीकरण कहलाती है। भारत की लगभग 30% से अधिक भूमि भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, किन किन कारणों से भूमि खराब होती है, उसको जान लेते हैं हम। भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण देखिए: मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन गतिविधियां, अति सिंचाई, रासायनिक खेती, बाढ़ और सूखा। देखिए, मरुस्थलीकरण से कैसे भूमि खराब होती है, पहले आप इस पिक्चर को देखिए। जैसे मान लीजिए, यहां पर कोई क्षेत्र है जो मरुस्थल से प्रभावित है, अर्थात यहां पर मरुस्थल है, ठीक ना। और अगल बगल का जो ये पूरा क्षेत्र है, यहां पर मरुस्थल नहीं है, लेकिन यहां से बहने वाली हवाएं, या तो इधर से बहने वाली हवाएं या इधर से बहने वाली हवाएं क्या करती हैं कि बालू को, मरुस्थल को इन क्षेत्रों में फैला देती हैं, बालू को इस क्षेत्रों में फैला देती हैं। यहां से मरुस्थल का यहां तक प्रचार प्रसार होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। अर्थात मरुस्थल का उपजाऊ क्षेत्रों में प्रचार होना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक। वनों की कटाई से भूमि कैसे खराब होती है? वनों की कटाई अर्थात जहां पर वृक्ष रहते हैं, मान लीजिए वृक्ष है, ठीक, जहां पर वृक्ष रहते हैं क्या करते हैं? वर्षा की तीव्रता को कम कर देते हैं। ऊपर से बारिश हो रही है तो वृक्ष क्या करेंगे? वृक्ष वर्षा को अपने ऊपर ले लेते हैं, पानी को, जिससे पानी धीरे धीरे टहनियों से, शाखाओं से होते हुए जमीन पर आता है, तो मिट्टी का कटाव कम होता है। लेकिन जहां पर वृक्ष नहीं होते हैं, वृक्ष विहीन जो क्षेत्र होता है, वहां पर मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। तो क्या होता है? मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है और भूमि जो है उपजाऊ नहीं रह पाती है। अत्यधिक चराई, अत्यधिक चराई से भूमि कैसे खराब होती है? जब मान लीजिए जो पशु हैं, पशुओं के खुर से मिट्टी की ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है, और वहां पर यदि हवा तेजी से बहे या पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, हवा के माध्यम से उड़ जाती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत समाप्त हो जाती है और मिट्टी का खराब हो जाता है, मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाती है। खनन गतिविधियां कैसे भूमि को खराब करती हैं? देखिए, खनन गतिविधियां कैसे खराब करती हैं? खनन देखिए दो प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा भूमि को खराब करने वाली जो खनन गतिविधि है वो है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, इसमें क्या होता है? इसमें ऊपरी जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको हटाते हैं, फिर ड्रिलिंग करते हैं, फिर डायनामाइट के माध्यम से उसको उड़ाते हैं ताकि नीचे के खनिज को हम प्राप्त कर सकें। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो यहाँ भी लगा के रखा हुआ है, इसको आप पूरा देख सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऊपरी परत को सबसे पहले हटाने की प्रक्रिया होगी। मिट्टी के ऊपरी परत को हटाया जाएगा। देखिए, ये मिट्टी के ऊपरी परत हटाया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है। अब देखिए, यहां पर ड्रिलिंग हो रही है, यहाँ पर ड्रिलिंग हो गई और यहाँ पर डायनामाइट लगा दिया और इस जमीन को उड़ा दिया गया। तो जमीन को उड़ाने से क्या हुआ? मिट्टी खराब हो चुकी है। तो जब मिट्टी की ऊपरी परत खराब हो जाएगी तो खेती करने के लायक नहीं रहेगी, तो क्या हो गया? भूमि खराब हो गई, भूमि निम्नीकृत हो गई। अति सिंचाई, ये जो है, अति सिंचाई से भूमि कैसे खराब होती है?
देखिए, जो हमारे यहाँ हमारे देश में सिंचाई की सबसे प्रचलित पद्धति क्या है? बाढ़ सिंचाई, अर्थात फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। जैसे धान के खेत हैं, चावल की खेती होती है, तो धान के खेतों में जो पानी है पूरा हम लबालब खेत को पूरा भर देते हैं, जबकि हमको पता है पानी में लवण और क्षार भी पाए जाते हैं। तो जब धीरे धीरे पानी वाष्पीकृत हो जाता है और कुछ पानी नीचे की तरफ जमीन में सोख लिया जाता है, जो जड़ों तक चला जाता है पौधों के, तो क्या होता है, जो पानी में जो लवण और क्षार है मिट्टी की ऊपरी परत पर जम जाते हैं, जिससे मिट्टी धीरे 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 क्षारीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है और मिट्टी खराब हो जाती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हमको बाढ़ सिंचाई नहीं करना चाहिए, फ्लड इरिगेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर इरिगेशन करना चाहिए। आगे हम उसको देखेंगे सुझाव में। अगला है कारण रासायनिक खेती। रासायनिक खेती का मतलब है रासायनिक उर्वरकों का खेत में इस्तेमाल, या पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं जो खरपतवार होते हैं उनको समाप्त करने के लिए, उससे भी भूमि हमारी खराब होती है रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से। अगला है बाढ़ और सूखा। आपको पता है जब बाढ़ सब आता है तो मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सूखे की वजह से जमीन की नमी समाप्त हो जाती है और मिट्टी खराब हो जाती है। तो उपर्युक्त ये जो सारे कारण हैं, इनसे भूमि निम्नीकरण की समस्या होती है। अगला हम देखते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में किन किन कारणों से भूमि खराब होती है। जैसे जो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर मरुस्थलीकरण का प्रसार ज्यादा मिलता है। ये जो राजस्थान का इलाका है और ये गुजरात का इलाका है। गुजरात में एक जगह है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ का रन जिसे बोलते हैं, रन का कच्छ, कच्छ रन ऑफ कच्छ। यह एक नमकीन क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है और यह मरुस्थली क्षेत्र है। उसी प्रकार राजस्थान में आपको पता है थार मरुस्थल का प्रचार प्रसार है। तो ये दोनों क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं। और क्यों मरुस्थलीकरण का प्रचार प्रसार हुआ है? इसके कारण है वहां कम वर्षा होती है, अत्यधिक पशुओं की चराई होती है, वनों को कटाई हो चुका है, यानी कि वनोन्मूलन बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक। और जिससे जब वन नहीं रहेंगे और मरुस्थल रहेगा तो वहां पवन द्वारा अपर्दन ज्यादा होता है, ठीक है। अगला क्षेत्र देखिए आप, पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अति सिंचाई से भूमि खराब हुई है, जिससे अति सिंचाई से, जैसे मैंने कहा, पानी में लवण और क्षार ही पाए जाते हैं। जब ज्यादा आप सिंचाई करोगे तो पानी की जो लवण और क्षार की जो क्वांटिटी है वो मिट्टी की ऊपरी परत पर जम जाती है। इसके मुख्य कारण देखिए, अत्यधिक सिंचाई, नहरों से जल का रिसाव, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ये जो क्षेत्र आपका देखिए, पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस वाले इलाके में अति सिंचाई द्वारा भूमि खराब हुई है। तो क्या होता है, मिट्टी में नमक जमा हो जाता है, ठीक ना। जो हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो पानी में जो नमक की मात्रा है, जो क्षार की मात्रा है, जो पानी का जमीन से वाष्पीकृत हो जाता है, तो क्या होता है, वो नमक और क्षार मिट्टी के ऊपरी परत पर जम जाते हैं और मिट्टी को अनुपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी को अनुपजाऊ बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हर एक साल अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है ज्यादा उत्पादन लेने के लिए। अगला देखिए, अगला क्षेत्र है झारखंड और उड़ीसा। खनन से यहाँ भूमि खराब हो रही है। हमको पता है जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का एरिया है वो, और मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र हमारे देश में खनिज के मामले में सबसे संपन्न क्षेत्र हैं। तो खनन से भी भूमि, अब आपको दिखाया मैंने कि खनन गतिविधि से भूमि कैसे खराब हो रही है। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश है और ये पूरा, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है और ये उड़ीसा है। यहाँ का जो भूमि निम्नीकरण की समस्या है वो सर्वाधिक खनन से प्रभावित क्षेत्रों के कारण ही है। यहाँ पर इसके क्षेत्र में आता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग होती है, वनों को काटना पड़ता है और खनन के बाद भूमि को छोड़ दिया जाता है, भूमि को भराव नहीं किया जाता है। तो ये सलाह दी जाती है कि जब आप खनन करिए उसके बाद भूमि को भरिए, ठीक ना। ओपन कास्ट माइनिंग आपको दिखाया मैंने वीडियो के माध्यम से। तो चूंकि देखिए, ये जो क्षेत्र है वनों के मामले में भी समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन जब खनन किया जाता है तो वनों को काटना पड़ता है। तो वनों को काटने से भी भूमि निम्नीकरण की समस्या यहाँ पर है, और ओपन कास्ट माइनिंग जो खनन हम करते हैं उसके वजह से भी भूमि खराब होती है वहां पर। तो जिससे मिट्टी की जो उपजाऊपन है, जो ऊपरी सतह है, आपको पता है ना कि मिट्टी के सबसे ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है, उसी को जब हम उड़ा देंगे, उसी को जब समाप्त कर देंगे तो मिट्टी
खेती करने के लायक नहीं रह जाएगी। अगला क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र। मृदा अपरदन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव हो जाना। हिमालयी क्षेत्र मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो भी हिमालयी रीजन के क्षेत्र हैं वहां पर मृदा अपरदन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। और मृदा अपरदन होता ही क्यों है? क्योंकि भूमि ढलानदार होती है। देखिए यहाँ पर ये ढलान वाली भूमि है। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा JF लगाया हुआ है, इसको देखिए कैसे भूमि स्खलन हो रहा है ना। देखिए मिट्टी की ऊपरी परत जो ढलान वाली भूमि है, मिट्टी सरक कर नीचे चली आई, इसी को बोलते हैं भूमि स्खलन। भूमि का ऊपरी भूमि का नीचे की तरफ गिर जाना, ये कहलाता है भूमि स्खलन। तो वनों की कटाई भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। जो हिमालय रीजन है अधिक वर्षा होती है, ठीक। तो इसके वजह से चूंकि ढलान वाली भूमि है तो वर्षा का पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहता है। तो जब बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहता है तो जमीन को काटते हुए आएगा, ठीक ना। इन 4 कारणों से हिमालयी क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। जल अपरदन बहुत तेज होता है, कारण क्योंकि ढलान वाली भूमि पर पानी बहुत तेजी से बहेगा तो मिट्टी का कटाव ज्यादा करेगा, ठीक है। अब अगला क्षेत्र है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल। बाढ़ से यहां भूमि निम्नीकरण की समस्या ज्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में जो नदियां हैं वो बाढ़ ज्यादा आता है और नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। तो जब नदियां अपना रास्ता बदल देंगी तो क्या होगा? मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, ऊपरी परत खत्म हो जाएगी मिट्टी का। इस वजह से मिट्टी यहाँ पर इन क्षेत्रों में ज्यादा कटाव देखने को मिलता है। इसके मुख्य कारण देखिए, बार बार नदियों का कटाव होता है नदियों द्वारा, जिससे उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। अगर हम बात करेंगे कि बाढ़ द्वारा किन किन क्षेत्रों में भूमि खराब हो रही है, तो यह है बिहार आपका, यह है पश्चिम बंगाल और यह है असम। इन क्षेत्रों में बाढ़ के द्वारा भूमि खराब होती है। अब हम भूमि संरक्षण के उपाय को जानते हैं कि भूमि को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला है कि हमको ज्यादा से ज्यादा वन लगाने चाहिए, यानी वनीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां पर वन समाप्त हो गए हैं वहां पुनर्वनीकरण किया जाए। नियंत्रित चराई अर्थात जो पशुओं को चराने की प्रक्रिया है उनको नियंत्रित तरीके से किया जाए, प्रबंधित तरीके से किया जाए। अगला है कंटूर जुताई और सीढ़ीनुमा खेती। इन दोनों चीजों को अगले वाले आप स्लाइड में देखिए। देखिए जो ढलान वाली भूमि होती है यहाँ पर ऐसी जुताई की जाती है गोलाकार ढंग से, ये देखिए है ना, ये जुताई हुआ है। ताकि अगर आप ऐसे जुताई करोगे, ढाल के अनुरूप जुताई कर दोगे तो क्या होगा? पानी बहुत तेजी से बहेगा और मिट्टी को काटते हुए नीचे तरफ ले आएगा ना। लेकिन जब ऐसे जुताई करोगे तो क्या होगा? पानी धीरे 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 नीचे तरफ आएगा। इसी बोलते हैं कंटूर प्लॉविंग, कंटूर जुताई या समुच्च रेखीय जुताई भी बोलते हैं उसको। यानी कि ढाल के अनुसार जुताई करना क्या कहलाएगा? समुच्च रेखीय जुताई। और यहाँ पर स्ट्रिप फार्मिंग है कि कैसे सीढ़ीदार खेती हो रही है। ये जुताई तो कर ली आप, फिर सीढ़ीदार खेती देखिए, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ीदार खेती हो रही है। तो क्या होगा? जैसे आपने देखा हो घरों में जब सीढ़ी होता है, जब वर्षा का पानी आता है तो सीढ़ी से धीरे 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 नीचे आता है। लेकिन अगर सीढ़ी न रहे, डायरेक्ट ढाल रहे तो तेजी से पानी नीचे की तरफ बहेगा। अगर मानी मिट्टी का ढलान है तो मिट्टी को काटते हुए नीचे की तरफ बहुत तेजी से आएगा। तो हमको जो हिमालयी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पठारी क्षेत्र हैं, वहां पर हमको समोच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए और साथ में हमको सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव कम से कम हो सके। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैसे मैंने बताया हमारे देश में फ्लड इरिगेशन करते हैं, अर्थात खेतों में जब हम पानी लगाते हैं तो पूरा खेत को पानी से भर देते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है? लवणीय और क्षारीयता की समस्या होती है, वहां पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, यानी जल भराव की स्थिति हो जाती है और मिट्टी खराब होती है। और देखिए वाटर लॉगिंग से क्या होता है? जब आप पानी पूरी तरह लबालब भर दोगे तो सही ढंग से जो पौधा होता है उसके जड़ों को हवा भी नहीं मिल पाती है, ठीक। तो फसल खराब होती है, फसल की जड़ें हवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में उनका दम घुटता है, जैसे हमारा आपका घुटता है, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन करना चाहिए। इससे दो फायदा होगा। देखिए यहाँ पर ये ड्रिप इरिगेशन का चित्र है, ये पूरा एक पाइप है, यहाँ पर छेद लगे हुए हैं, छोटे छोटे छेद होंगे इसमें, और जो बूंद 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 करके पानी गिराएंगे। और ये है स्प्रिंकलर इरिगेशन,
यहाँ पर आपने झरना टाइप का कुछ करिए, फव्वारा टाइप का, और फव्वारा चारों दिशाओं में पानी फेंक रहा है। ठीक, अगर हम ऐसे सिंचाई करेंगे तो पानी की भी बचत होगी और खेतों में जो लवणीयता और क्षारीयता की समस्या होती है वो भी नहीं होगा। अगला देखिए, मरुस्थलीकरण को बचाने के लिए यह आपका बिंदु है कि पेड़ों की रक्षक मेखला लगाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक, और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर किया जा सकता है। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए जो ढाल वाली भूमि है, ढाल वाली भूमि है, यहाँ पर मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, अगर आप यहाँ पर वृक्ष लगा दोगे, यहाँ पर वृक्ष रहेंगे तो क्या करेंगे, वृक्ष धीरे धीरे पानी की गति को स्लो कर देंगे। तो पानी की जब गति धीमे हो जाएगी तो कटाव कम होगा। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो पानी बहुत तेजी से नीचे बहेगा, कटाव ज्यादा होगा। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगा के स्थिर किया जा सकता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने वही उदाहरण लेता हूं, ये कौन सा क्षेत्र है, ये मरुस्थली क्षेत्र है। यदि आप इसके बॉर्डर पर वृक्ष लगा दीजिए, जहां मरुस्थल का किनारा, यहां वृक्ष लगा दीजिए, तो वृक्ष क्या करेंगे, अगल बगल के क्षेत्रों में मरुस्थल का प्रसार नहीं होने देंगे। ठीक ना, कारण क्या होगा, हवाओं के साथ जो बालू उड़ के आ रहा है, हवाओं की गति को ये वृक्ष कम कर देंगे, जिससे बालू आगे की तरफ प्रसार नहीं हो पाएगा। ऊपर से यदि आप इन क्षेत्रों में कटीले झाड़ियां लगाएंगे, क्योंकि चौड़े पत्ती वाले वृक्ष यहाँ हो नहीं सकते, यहाँ पर मरुस्थल में कटीले झाड़ियां ही पाए जाएंगे। अगर जगह जगह आप लगाएंगे, उससे भी हवा की गति कम पड़ेगी और जो बालू का उड़कर दूसरी जगह जाना कम हो पाएगा, तो मरुस्थल का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। ठीक, मरुस्थलीकरण को ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। देखिए, खनन वाले क्षेत्रों के लिए भी समाधान की बात की गई है कि जो खनन के बाद जो गड्ढे हो जाते हैं उसको आप भर दीजिए, वहां पर वृक्ष लगाइए और भूमि को बचाने की कोशिश करिए। ठीक, इस प्रकार निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि भूमि केवल मिट्टी नहीं है, यह हमारा भविष्य है। यदि हम सुरक्षित रहेगी यह भूमि, तभी तो हम खेती करेंगे, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।